हेलो स्टूडेंट्स, मेरे समझती आपका अपने YouTube चैनल पॉइंट क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जो आज हम आपके लिए क्लास 12 की फिजिक्स को लेकर आए हैं। क्लास 12 की फिजिक्स जो इसकी यूनिट है स्थिर वैद्युत की। तो जो आज से हम आपके लिए क्लास 12 की फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो आपकी यूनिट है फर्स्ट क्या है, स्थिर वैद्युत की, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर आप इस स्थिर वैद्युतिकी को समझो, यानी कि इलेक्ट्रो का अगर बात आती है चार्ज, इलेक्ट्रो आपका क्या है, चार्ज। और स्टैटिक्स मतलब क्या है कि चार्ज जो है एट रेस्ट, यानी कि जो स्थिर वैद्युतिकी का है मतलब जो आवेश है, आवेश स्थिर है। चार्ज एट रेस्ट यानी कि जो आवेश है आपके स्थिर है। तो स्थिर वैद्युतिकी आपको बता दे रहे हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें विरामावस्था में रहने वाले स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाते हैं। जब बात स्थिर वैद्युतिकी की आएगी तो स्थिर आवेशों का अध्ययन ही स्थिर वैद्युतिकी है। बच्चों की बात क्लियर है। तो स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो यानी चार्ज एट रेस्ट, यानी कि जो आवेश है वो आपके स्थिर रहेंगे। तो बच्चों की बात क्लियर है। तो उसकी हम परिभाषा आपको बता दे रहे हैं विज्ञान की। तो बच्चों इसकी परिभाषा क्या निकल गया है, जो आपकी यूनिट फर्स्ट है फिजिक्स की, फिजिक्स क्लास 12। तो इसका जो यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें विरामावस्था में रहने वाले आवेश से आवेशित वस्तुओं के गुणों का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। बच्चों की बात क्लियर है। तो स्थिर वैद्युतिकी स्थिर आवेशों का अध्ययन ही स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है बच्चों। तो हम बात करेंगे, इसका फर्स्ट चैप्टर आता है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। तो बच्चों इसका तो फर्स्ट चैप्टर आता है, चैप्टर फर्स्ट कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। कूलाम नियम वैद्युत क्षेत्र, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। तो आज बच्चों अपने इस क्लास 12 की फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर है कूलाम का नियम तथा वैद्युत, यानी कूलाम लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो अब हम सबसे पहले बात करें आवेश के बारे में, यानी चार्ज, आवेश यानी कि चार्ज। तो हम बात करेंगे चार्ज के बारे में, आवेश क्या है। सबसे पहले बच्चों की बात की जाए आवेश क्या है, तो लगभग बच्चों 2500 वर्ष पहले एक यूनानी दार्शनिक थे थैल्स। तो थैल्स ने क्या समझा कि थैल्स ने एक अम्बर दिया। एक अम्बर एक पदार्थ होता है, चमकीला पदार्थ होता है जो जिसका हार बनाने में काम आता है। जो चमकीले पदार्थ होते हैं, अंगूठियां बनती है इससे, अम्बर से। तो उन्होंने क्या किया, अम्बर को लिया, एक खाल किसी जानवर की खाल ली। तो हम बता रहे हैं आपसे कि आवेश की खोज किसने की, मतलब आवेश को कैसे पता चला कि आवेश चार्ज उत्पन्न हुआ। तो क्या हुआ कि थैल्स ने सबसे पहले 2500 वर्ष पहले थैल्स ने क्या किया कि अम्बर का पदार्थ लिया। तो अम्बर के पदार्थ को उन्होंने एक जानवर की खाल पे रगड़ा। जब जानवर की खाल पे रगड़ा तो उन्होंने क्या किया, छोटे कागज के टुकड़े किए। तो जैसे अम्बर को कागज के टुकड़ों के पास ले गए तो उन टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित किसने किया, तो अम्बर ने उन टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित किया। तो यही आवेश है। तो ये तो बात आवेश की होगी, लेकिन जो अपनी वर्तमान में चल रही वो उस बात को हम आपको बताएंगे। तो उसकी जो बात होगी आवेश की कि आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है, आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिससे विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना तथा इनके प्रभावों को भी अनुभव किया जा सकता है। तो जो क्या है कि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना तथा विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभावों को अनुभव करना ही आवेश है। या इसकी दूसरी बात में कहें, फिलहाल उसकी बात इस बात को आपको लिख के बता दे रहे, फिर उसको एक दूसरी परिभाषा बताएंगे। तो उसकी परिभाषा क्या निकल गई आवेश की कि आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिससे विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना
तथा इनके प्रभावों को भी अनुभव किया जा सके आवेश कहलाता है। तो आवेश की बात क्लियर हो चुकी है आपको। अगर आवेश की आप दूसरी परिभाषा लो जो इलेक्ट्रॉनों के आधार पर क्या दी गई, इसकी तो आवेश की दूसरी परिभाषा कि किसी वस्तु से एक सिरे से दूसरे सिरे पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही, या एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही आवेश कहलाता है। बच्चों जो परिभाषा आपको उचित लगे उस बात को समझिए। यहाँ पर आपकी जो परिभाषा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के रूप में है, वहां पर आपके इलेक्ट्रॉनिक रूप में है। तो आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिससे विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना तथा इनके प्रभावों को अनुभव करना क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। दूसरी बात हमने आवेश के लिए क्या बताई कि आवेश किसी वस्तु से एक सिरे से दूसरे सिरे पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही आवेश कहलाता है। जो आपको अच्छा लगे आप उसको समझ लीजिए बच्चों। तो बच्चों अब हम इसकी बात करेंगे, तो बच्चों क्या आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आवेश तो क्लियर हो गया। देखो जितना पढ़ाते हैं उस बात को समझते जाइए। अगर आपको फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन लिख के बता सकते हैं। तो हमने चैप्टर स्थिर वैद्युत की, स्थिर आवेशों का अध्ययन, स्थिर वैद्युत की एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे। हम ऐसा नहीं रखेंगे कि आपको डाउट में रखें कि बहुत ज्यादा आपको पढ़ा दिया आप लोड दिमाग में रखें, तो इसमें नहीं, छोटी छोटी बातों को क्लियर करते चलेंगे। तो आगे अब बात आती है बच्चों आवेश की संकल्पना, जो हमने आपको दूसरी परिभाषा जो आवेश बताई थी इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी थी। तो आपके मन में डाउट आया होगा कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्यों दी, तो उसके बाद हम आपको बात बताएंगे। तो जो आवेश की संकल्पना है इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दी जाती है। इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दी जाती है। तो जो आवेश की संकल्पना है वो इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दी जाती है। इसको आपको पहले एक थोड़ा केमिस्ट्री का उदाहरण दे रहे हैं, उससे आपको समझाएंगे। इसमें तो सोडियम धातु होती है, सोडियम, इसका बच्चों जो परमाणु क्रमांक होता है कितना, 11 परमाणु क्रमांक होता है। तो जो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो भी 11 होती है और प्रोटॉन 11 होगी। प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर होते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। तो अगर आपसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अब अगर हमसे इससे आपसे पूछे कि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना निकलेगा, तो 2, इसका हम लिख के बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2, 8 और 1, 2, 8, 1। तो बच्चों अगर आप इसको सोडियम को अपना अष्टक पूरा करना है, या तो या 7 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करें या 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दें, यही बात तो है। 7 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले या 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, इसके लिए सरल कितना क्या रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना सरल रहेगा या 7 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना। तो बच्चों इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना ही सरल रहेगा। इससे 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपना अष्टक पूरा कर लिया। जब इसने 2,8 इनसे 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपना अष्टक कर लिया पूरा। अब बच्चों जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11। तो अब इलेक्ट्रॉन कितनी बचे, इलेक्ट्रॉन आपके बचे हैं 10 इलेक्ट्रॉन बचे। और प्रोटॉन आपके कितने हैं, प्रोटॉन 11 हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया 2, 8,1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। सरल क्या रहा, 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना, तो 1 इलेक्ट्रॉन से त्याग दिया। तो अब जो निकल के आया है इस पे इलेक्ट्रॉन संख्या 10, प्रोटॉन संख्या 11। आप अनुमान लगा सकते हैं, आप इसको देख के पता लगा सकते हैं कि इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी या प्रोटॉन संख्या आ जाएगी। इस पे आपकी प्रोटॉनों की संख्या आ जाएगी। और स्थानांतरण किसका हुआ, इलेक्ट्रॉनों का तो स्थानांतरण हुआ। हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन ही गति क्यों करते हैं एक सिरे से दूसरे पर। जबकि देखा जाए तो अगर कोई वस्तु होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ही होते, प्रोटॉन ही होते, लेकिन इलेक्ट्रॉन ही स्थानांतरण क्यों करते, प्रोटॉन क्यों नहीं करते, आपको इसके बारे में बताएंगे। तो इतनी बात क्लियर है दोस्तों। तो जो इसलिए जो सोडियम को लिखा जाता है, अब तो सोडियम लिखा जाएगा वो Na+1। तो इसलिए देखा होगा आपने NaCl का जब होता है तो सोडियम क्लोराइड को होता है NaCl। इसका जो दूसरा उदाहरण लेंगे हम, तो उससे बात क्लियर है। तो सोडियम कैसा होता है आपका,
धनात्मक नहीं होता, एक पॉजिटिव प्लस का बल चार्ज है। तो बच्चों की बात करिए, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमने पता लगाया है कि इस इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, प्रोटॉन की अधिकता है, यानी कि इस पे इलेक्ट्रॉन की तो इलेक्ट्रॉन कम हुए, प्रोटॉन आपको पता चल गया होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन तो इसमें प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन 10 है, तो इसलिए तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो क्या हुआ, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव धनात्मक हुआ। तो बच्चों अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं इसका, क्लोरीन का। इसका जब दूसरा उदाहरण लेंगे हम क्लोरीन, तो बच्चों जो परमाणु क्रमांक क्लोरीन का होता है वो कितना होता है 17। जब परमाणु क्रमांक 17 होता है तो यानी जितने इस पे इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होते। अब बच्चों इसको जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इसका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 2,8,7 2,8,7। अब बच्चों इसके लिए या एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे या 7 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, या एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे या 7 इलेक्ट्रॉन को, या एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे या 7 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, तो इसके लिए सरल क्या रहेगा, या एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेंगे। तो अब जो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, अब जो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निकल के आएगा अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2,8,8, यही तो होगा, अष्टक पूरा हो गया इसका। लेकिन अब जब एक इलेक्ट्रॉन को इसने ग्रहण किया तो इसके बाद आपकी संख्या क्या रहेगी, तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप कितनी हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया 18 और प्रोटॉन आप इस तरह रहेंगे। अब आप खुद पता लगा सकते हैं कि इस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या प्रोटॉन की अधिकता है, इस पे किसकी अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी कि जो 18 है तो इलेक्ट्रॉन संख्या देंगे, इसलिए जो क्लोरीन होता है आपका ऋणात्मक होता है। तो अच्छा हम आपको बता रहे थे जो आवेश की संकल्पना है वो इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दी जाती है। इलेक्ट्रॉन जब एक सिरे से दूसरे सिरे पर गति करते हैं या दूसरे सिरे पर स्थानांतरित होते हैं तो यही क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब तो बच्चों हम बात करेंगे कि आपके मन में एक डाउट आया होगा कि सर आवेश की संकल्पना है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही क्यों देते, प्रोटॉन पे क्यों नहीं देते, अब उसकी बात बताएंगे आपको। तो बच्चों तो आवेश संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, तो क्यों दी जाती है इसको बता रहे। तो बच्चों क्या होता है कि परमाणु होता है, क्या है, परमाणु है, और परमाणु के अंदर नाभिक होता है और नाभिक में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके बाहर कक्षाएं होती हैं, KLMN इस प्रकार से कक्षाएं होती हैं। तो उन कक्षाओं में क्या होते हैं, उनमें दो बच्चों इलेक्ट्रॉन। अब हमने एक बात समझने वाली इतनी है, तो आवेश संकल्पना इलेक्ट्रॉन, आपके मन में डाउट आया होगा कि सर इलेक्ट्रॉन तो 2 प्रकार के होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कौन, एक तो इलेक्ट्रॉन संबद्ध इलेक्ट्रॉन होता है और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन। एक संबद्ध इलेक्ट्रॉन वे होते हैं जो इन जो कक्षाएं बनती हैं, जो आपको कक्षाएं दिखाई दे रही हैं, इन कक्षाओं में गति करते हैं। जैसे इनकी कक्षाएं के नियम होते हैं 2, पहली कक्षा में 2, 8 इस प्रकार से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसी प्रकार 2 8 18 32 इस प्रकार से चलता रहता है। और वो इस प्रोटॉन की जो बल होता है उस बल से, आकर्षण बल से इस प्रकार से गति करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, तो कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना कि संबद्ध इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार के होते हैं, संबद्ध इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जो मुक्त आवेश संकल्पना होती है वो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन की फ्री इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, क्योंकि जो संबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन कक्षाओं में अपनी गति करते हैं। उनकी कक्षाएं इस तरह रहती है, देखा जाए कि पहली कक्षा में 2 मकान खाली है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरी में 8 है तो दूसरी में 8 रहेंगे, तो इसी प्रकार से आगे क्रम चलता रहता है। तो बच्चों आप बात बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्यों, इतनी बात क्लियर है। तो आपको इतनी बात क्लियर होगी, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही आवेश संकल्पना होती है। अब बच्चों बात करेंगे कि प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं देते, क्योंकि बच्चों क्या होता है कि जो प्रोटॉन होता है वो नाभिक के अंदर, प्रोटॉन जो होता है वो नाभिक के अंदर प्रबल नाभिकीय बल से बने रहते हैं। प्रबल नाभिकीय बल, जो प्रोटॉन नाभिक के अंदर प्रबल नाभिकीय बल से बंधे रहते हैं, इसलिए वो गति नहीं करते। अगर दूसरी बात आपको बताएं
कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, कितना होता है प्रोटॉन द्रव्यमान, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 गुणा 1.6 गुणा 6×10⁻⁻27 केजी। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 गुणा 10⁻⁻27 केजी। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.0 गुणा 10⁻31 केजी। एक बात और बच्चों क्लियर कर लो आप कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इनके मास ऑफ प्रोटॉन, तो जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुणा 10⁻27 कहीं बच्चों 1.7 में लिखा रहता है, उसको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इधर उधर हो जाती है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.0 गुणा 10⁻31 केजी। तो जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो नाभिक, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से काफी गुना अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से कम होता है। जब द्रव्यमान का मतलब एक वजन होता है, भारी वजन उसका, अगर आप इसको गुना में निकालो तो क्या होगा, जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो 1837 गुना किसका होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। अगर आप दूसरी बात में कहें कि जो मास ऑफ प्रोटॉन की प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना होता है। तो आप देखो जाए, आप इसको समझिए कि जो -31 पावर है, यहाँ -27 पावर है, कितना गुना आ जाएगा, तो गुने को भी हमने आपको बताया है कितना है 1837 गुना, यानी कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के 1837 गुना अधिक है। तो बच्चों 2-3 बातें हम आपको बताएंगे कि प्रोटॉन गति क्यों नहीं करते। प्रोटॉन इसलिए गति नहीं करते, प्रोटॉन नाभिक के अंदर एक प्रबल नाभिकीय बल से बंधे रहते हैं। किससे बंधे रहते, एक प्रबल नाभिकीय बल से बंधे रहते। अगर दूसरी बात में आप कहें कि प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक होता है, कितने गुना अधिक होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो 1837 गुना किसका होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता है। तो चौथी बात क्लियर है। तो आवेश संकलन में इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, वो कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार के होते हैं, संबद्ध इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो संबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी कक्षाओं में गति करते हैं, और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसा होता है क्या होता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, जो ऐसे ही सर्कल चलती चलेगी, लास्ट में क्या होगा कि जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं वो इन नाभिक से उनका आकर्षण और धीरे धीरे कम होता चला जाता है। अगर हम बात करें, जैसे हमारे यहाँ 50 बच्चे पढ़ रहे कोचिंग में, तो हम 50 बच्चों को पढ़ा रहे, तो क्या हो, शुरू के बच्चे तो सही चल रहे, 2-3 में अच्छा चल रहा, लेकिन लास्ट में क्या होता है, बच्चे उनसे हमारा संपर्क टूट जाता धीरे धीरे। क्या होता है, वो बात ही नहीं सुनते। जब बात को नहीं सुनेंगे तो हमारी बात को कैचअप नहीं करेंगे, क्या होता है धीरे धीरे वो उनसे संपर्क टूट जाते हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करते हैं, वो हमारी बातों को ऑब्जर्व नहीं करते। जब हमारी बातों को ऑब्जर्व नहीं करते तो हमारी बात नहीं सुनते, तो क्या होता है, उनसे संबंध टूट जाता है। तो वही इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान चलो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो अपने आप गति कर लगते हैं, वो अपने मन का करते हैं जैसा करना चाहिए। तो वही मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात है। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्यों सबसे लास्ट में पहुंच जाते हैं, तो उनका जो आकर्षण बल है वो किससे, वो नाभिक से धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो इसलिए जो होता है वो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप फ्री हो जाते हैं। तो बच्चों इतनी बात के लिए आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। वो इलेक्ट्रॉन कौन से, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों हमने आवेश संकल्पना, हमने आपको सबसे पहले स्थिर वैद्युति के बारे में बताया था, स्थिर आवेशों का अध्ययन स्थिर वैद्युति कहलाता है। उसके बाद हमने आपको जो चैप्टर स्टार्ट किया था कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, जो चैप्टर में हमने बात की थी सबसे पहले आवेश की। तो आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न भी कर सकता है और उसके प्रभावों को अनुभव भी कर सकता है। और हमने इसकी दूसरी परिभाषा क्या बताई थी कि इलेक्ट्रॉनों का एक सिरे से दूसरे सिरे पर स्थानांतरण होना ही आवेश कहलाता है। तो अब बात इलेक्ट्रॉन की जाए तो हमने इलेक्ट्रॉन की बात बताई। तो आवेश संकल्पना क्या थी, जो आवेश संकल्पना इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दी जाती है, वो हमने आपको बताया। जो कौन इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने आपको हर एक बात को बहुत डिटेल से बताया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे दूसरे बच्चे भी पढ़ सकें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन होता है आप उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे वीडियो आते रहते हैं वो आपको नोटिफिकेशन से मिलता रहेगा। तो बच्चों इतनी बात क्लियर है। अगर आपको फिर भी इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे
इस नंबर पर हमारे प्रॉब्लम को बता सकते हैं, तो हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो बच्चों अगर आपको वैसे हमारे हिसाब से कोई दिक्कत आनी चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन थे, अब मास ऑफ प्रोटॉन होता है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गुना अधिक होता है। अब हमने आपको 2-3 बातें बताई। तो प्रोटॉन गति क्यों नहीं करता, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक के अंदर एक नाभ के बल से बंधा रहता है, इसलिए प्रोटॉन गति नहीं करता है। और दूसरी बात क्या बताई थी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है। कितना अधिक होता है, कितने गुना अधिक होता है, उसको भी आपको पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का 1837 गुना होता है। तो बच्चों ठीक है, तो आज हम इसी बात करते हैं। अगले वाली वीडियो में आपको आवेश के प्रकार के बारे में बताएं। तो ऐसे वीडियो हमारे लगातार आते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।